Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsarya Chemistry Classes Gwalior for G, NEET and Board Exam Preparation. Today we are going to discuss on lecture number 7 of periodicity in properties from class 11th. In this lecture we will discuss about magnetic moment of some ions of 3D series. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हमें किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना बहुत कंपलसरी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हमें आयंस दिया रहेगा कि किस आयन का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। कंप्लीट प्रोसेस आपको सिखाने वाला हूं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फॉर्मूला है, उसे कैसे सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने तरीके से यहाँ पर लिखा जाएगा जिससे हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पता लगेगा, और जेड हमें पहले से ही याद होना चाहिए। उसके बाद आयंस आपके पेपर में दिए रहे होंगे और उस आयन का आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कई बार आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा आखिर मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। तो मैग्नेटिक मोमेंट में ज्यादा कुछ दिमाग में नहीं रखना है, यह एक प्रकार की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और मेनली हम दो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, या तो वो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है या डाईमैग्नेटिक कंपाउंड है। पैरामैग्नेटिक कंपाउंड में क्या होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक अप्लाइड फील्ड। सेम कंडीशन अगर डाईमैग्नेटिक के लिए बोले तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस रिपेल्ड मैग्नेटिक अप्लाइड फील्ड, यानी डाईमैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और पैरामैग्नेटिक होते हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। बस इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस चीज़ का पता लगाएंगे। तो देखिए कुछ आयंस बता रहा हूँ मैं 3D सीरीज के, कंप्लीट आयंस को सिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ से लिखना चालू करते हैं। 3D सीरीज में सबसे पहला आयन जो आएगा आपका वो होगा स्कैंडियम। ये मैं यहाँ पर 3 पॉजिटिव आयंस वाला दिखाऊंगा आपको और सभी को 2 पॉजिटिव का, इसलिए आपको नॉलेज हो जाएगी। 3 पॉजिटिव आयन हो या 2 पॉजिटिव आयन हो, हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, उसी से हमारा मैग्नेटिक मोमेंट निकलेगा। तो इस तरीके से हम सारे के सारे आयंस ले लेते हैं एक 3D सीरीज के। स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम। टाइटेनियम में ले लेते हैं 2 पॉजिटिव। वेनेडियम 2 पॉजिटिव। क्रोमियम 2 पॉजिटिव। मैग्नीज 2 पॉजिटिव। आयरन 2 पॉजिटिव। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव। निकल 2 पॉजिटिव। कॉपर 2 पॉजिटिव एंड लास्ट में जिंक 2 पॉजिटिव। ये हमारे सारे आयंस हैं और मैं इन सभी आयंस का आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना सिखाऊंगा। बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें बोलूँगा, आपको लेक्चर लास्ट तक सुनना है। एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच का वीडियो भले ही 11th क्लास की बुक से लिया गया है और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का टॉपिक चल रहा है, और आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट में इसमें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन कोई भी आपका मिस ना हो। तो लेक्चर को अच्छे से सुनना है, नोट करना है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे ज़रूर बताते रहना है आपको कमेंट सेक्शन में। तो चलिएगा आप जेड की बात करते हैं। इनका हमें एटॉमिक नंबर अगर याद है तो
Z इज इक्वल टू यहाँ पर एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो देखिए यहाँ पे स्कैंडियम में अगर बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक एक बढ़ाते चले जाइए। यहाँ पर आइंस लिखने से एटॉमिक नंबर में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये हो जाएगा 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ये 21 to 30 इनके एटॉमिक नंबर हैं। तो कई बार बच्चे क्या कन्फ्यूजन करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज लगा दिया तो उसमें से एटॉमिक नंबर को भी कम ज़्यादा कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोटॉन का नंबर होता है Z, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो जितना पॉजिटिव चार्ज लगा है उसमें से उतने इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है। यानी जो भी आपका एटॉमिक नंबर है, ये वाला जो नंबर ऑफ प्रोटॉन कहलाता है, उतने ही नंबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं किसी एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि वह एटम न्यूट्रल है। तो यहाँ पर जितना ये चार्जेबल है, 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 21 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर 21 नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, तो इसमें से 3 कम हो जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम इलेक्ट्रॉन्स को लिखते हैं, और ये जो नंबर लिखा गया है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर। ऐसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं यदि वह एटम न्यूट्रल है। तो चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे और आपको ये बताएंगे कि 3 पॉजिटिव चार्ज रखने से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंसेस आएंगे। तो चलो लिखते हैं जल्दी से। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैं सिखा ही चुका हूँ, बस आपको लिखना स्टार्ट करना है। 21 पर आने पर रुक जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा 1H2, 2H2, 2P6, 3H2, 3P6, 4H2 और 3D पर रुक जाएंगे, क्योंकि मैंने सारे के सारे 3D सीरीज के एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 3D में एंटर करेगा। तो पहले काउंट कर लेते हैं कितना हो गया है। 2 और 2 4 और 6 10, 2 12, 6 18 और 2 20, यानी 21 करना है। तो 3D में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है? स्कैंडियम का है, Sc का है। Sc3 पॉजिटिव का नहीं है, किसका है? Sc का है। अब इसमें से मुझे Sc3 पॉजिटिव का निकालना है, तो क्या करेंगे? तो जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें ये आउटर मोस्ट सेल है, ये वाला, इसको ध्यान दीजिए। ये वाला, ये 4s, ये आउटर मोस्ट सेल है, 4s2, ये हमारा आउटर मोस्ट सेल है। ये पेनल्टीमेट सेल है 3D। तो 3 इलेक्ट्रॉन पहले 4s से निकलेंगे, उसके बाद ये 3D से निकलेंगे। ये ध्यान रखना है आपको, ये आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं। सबसे पहले आउटर मोस्ट सेल से, उसके बाद पेनल्टीमेट सेल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। पेनल्टीमेट सेल 3D को बोला जाता है इस सीरीज में। तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और D से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ये आपका जो अगला वाला स्ट्रक्चर जो बनेगा वो ये होगा। लास्ट में इसमें से क्या हो जाएंगे? 4s0 एंड 3d0। इसमें 4s में 0 हो गए और 3d में 0 हो गए। तो यहाँ पर कंप्लीट आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला। तो इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। जब इसमें 0 0 हो जाएंगे तो हमारा अब सेल के अंदर 3p पे पहुंच जाते हैं। इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पूरे के पूरे p सब सेल में इलेक्ट्रॉन फिल हैं। यहाँ पर D में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये कैसा होगा? डाईमैग्नेटिक होगा। डाईमैग्नेटिक का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जो मैग्नेटिक फील्ड में
एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब इसमें एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, अभी इसको हटा करके थोड़ा सा और सिखाऊंगा इसमें। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको और क्लियर कर रहा हूं। तो यहां पर मैं इसको ऐसे करके दिखा दूं आपको, Sc3 पॉजिटिव, और यहां पर इसमें अब लिखूंगा, यहां तक तो सेम रहेगा, और ये हो जाएगा 4s0 एंड 3d0। ओके, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या लिखूंगा मैं, 0। कोई भी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है आउटर मोस्ट सेल में। तो यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ये देख लीजिए, फॉर्मूला है म्यू का, ये यहां पर लिख रहा हूं, तैयार कर लीजिए। म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n+2। ये इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेट्रॉन, ये यहाँ पर लिख देते हैं। n यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें एक भी नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, ये वाला लिखा है 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट का अगर मैं फॉर्मूला रखूँगा तो n माने होता है, n की इजिकल टू क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n इजिकल टू क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 0 है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से अंडर रूट लगाएंगे। n की जगह क्या लिखें, 0 ब्रैकेट में 0+2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्या आ रहा है, अंडर रूट 0। ओके, तो यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट क्या आया, 0 आएगा। ऐसे अब नेक्स्ट को निकालना सीखते हैं, किस तरीके से ये आंसर आएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट का आपको ये फॉर्मूला याद करना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई देंगे, वैल्यू में रखना है और यहाँ पर ऐसे निकाल देना है। टाइटेनियम Ti2 पॉजिटिव को देखते हैं क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कैसे लिखा जाएगा। देखिए, ये देखिए ऐसे ही लिखेंगे, 1H2 2H2 2p6 3H2 3p6 4H2 और 3d2। ये आया। अब देखिए यहां पर 4H2 3d2 आ गया, ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, है ना। अब इसमें Ti में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, अब इस 4H2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में क्या हो जाएगा, 4, पहले लिख दूं यहां पर Ti2 पॉजिटिव, केवल यहां तक का लिखूंगा, ये तो यहां तक कंप्लीट हो गया। तो यहां पर दोबारा से लिख रहा हूं, अब हो जाएगा जी 4s0 और 3d2। ये देखिए इस टाइप का बनेगा, यहां तक का 3p6 तक का सेम लिखा जाएगा और ये 4s0 कर देंगे, 3d में 2 लिखेंगे। तो आउटर मोस्ट सेल यहां पर क्या था, 4s0, तो इसका पेनल्टीमेट सेल क्या होगा, 3d2। तो ये यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल है 3d2। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो इसे डीजेनरेट ऑर्बिटल के अंदर कैसे फिल किया जाएगा, यहाँ पर हम हुंड रूल लगाएंगे। तो देखिए डी में इस तरीके से 5 इस टाइप से 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 एंड 4 5। हुंड रूल क्या कहता है, ये 3D है, इसको बोलते हैं DXY, D बाई डेड, DXZ, DX² डैश Y², और ये लास्ट है DZ²। ओके, इनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन एंट्री करेंगे, पहले यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। हुंड रूल के हिसाब से पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं, उसके बाद पेयरिंग होती है। तो यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं d ऑर्बिटल के अंदर। तो यहाँ पर n कितना होगा इस फॉर्मूले के अंदर, 2 होगा। फॉर्मूले में रखेंगे तो पहले तो यहाँ पर लिख दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, यहाँ पर 2, और इसको फॉर्मूले में अगर रखते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में 2 + 2,
इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 होगा और 2 2 जा 4 होगा, तो 4 + 4 हो गया 4 इजिकल टू अंडर रूट। अब आगे चलते हैं। देखिए अब आपको समझ में आने लगा होगा कैसे इस चीज़ को सॉल्व करना है। अब ये वेनेडियम है, इसका 23 है, तो देखिए यहाँ पर 1H2 2H2 2p6 3H2 3p6 4H2 एंड 3D। 2 और 2 4 6 10 2 12 18 20, यहाँ पर कितने आ जाएंगे 3D3 आ गया। अब आपको 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम करना है क्योंकि टाइटेनियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से किए जाएंगे, इस 4s से, जो आउटर मोस्ट सेल है UE वाला है। इस पर मैं सर्कल कर रहा हूँ, आपको इसको समझने की कोशिश करना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर करूँगा तो देखिए ये लाइन खींची मैंने, और अब आपको वेनेडियम का लिख रहा हूँ V2 पॉजिटिव। तो अब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक 3p6 तक सेम होगा, और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 0, और इसके आगे 3D में 3 इलेक्ट्रॉन है। और ये 3 इलेक्ट्रॉन को अब देखिए यहाँ पर कैसे बनाना है, मैं शॉर्ट में बना के बता रहा हूँ आपको। 1 2 3 4 एंड 5। अब तीनों जो d ऑर्बिटल जो हैं इनमें 1 1 इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा। ये देखिए यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3D में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से फिल किया। ध्यान रखना सारे इलेक्ट्रॉन को पहले ही पेयर करके नहीं लिखा जाता है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं। ऐसा आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में पढ़ा था। तो यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 3। इसके बाद इसमें फॉर्मूले में यहाँ फिल कर दो, यहाँ आ जाएगा 3 × 3 + 2, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट, कितना होगा 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 9 6 15, अंडर रूट 15 आ गया। सॉल्व करके आप लिख सकते हो। मैथमेटिकल पार्ट है, इतना तो आपको आता ही होगा, नहीं तो मैंने आपको सिखाया है। नेक्स्ट देखते हैं क्रोमियम का। क्रोमियम में 24 है, देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ये आपका एक्सेप्शनल केस में भी आता है, तो इसलिए आपको स्पेशली इसको याद रखना पड़ेगा। 1H2, 2H2 2p6 3H2 3p6, यहाँ पर 4s1 आएगा, ये एक्सेप्शनल केस है, और 3d5 आएगा। रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3d4 आता, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन s से ये हाफ फील्ड कंप्लीट हो जाता है, ये स्टेबल एलिमेंट है, तो 4s1 3d5 लिखा जाता है। ये इसका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये वाला। अब हमें देखना है कि Cr में से हमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो पहले तो हमें कहाँ से निकालेंगे 4s1 से निकालेंगे, बचा हुआ फिर हम 3d5 से निकालेंगे। ऐसे पहले 4s1 से निकालेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, और 3d5 से कितना निकालेंगे 2 है ना, तो 1 इससे निकालेंगे, तो 3d में कितने रह जाएंगे ओनली 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो देखिए फिर से ये हो जाएगा Cr2 पॉजिटिव, और इसको हम लिखेंगे 4s0 और 3d4। ये देख लीजिए, ऐसे हमें करना है। अब आपके पास 3D में 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आपको फिर से ये बनाना पड़ेगा इस टाइप का। ये आपका बनाना पड़ेगा 1 2 3 4 एंड 5। अब आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 एंड 4, एक एक इलेक्ट्रॉन आपने फिर कर दिया, तो यहाँ पर टोटल कितना आया 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इसको हमने इस फॉर्मूले में रखा, 4 × 4 + 2 ब्रैकेट क्लोज इजिकल टू अंडर रूट, कितना हुआ 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 16 और 8 24, 24 आ गया। ये देखिए ये आपका आंसर मिल गया। ओके,
अब आते हैं आगे चलते हैं, तो आपको जी एक्सेप्शनल केस ध्यान रखना, 4 नंबर का ये एलिमेंट है वो एक्सेप्शनल केस है। आपको एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहले ही सिखा चुका हूँ कई एग्जाम्पल्स में, तो आप उनको ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं और भी निकालना सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको Mn का 25 यहाँ इसका एटॉमिक नंबर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके बाद फिर इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए ये बनेगा 1h2 2h2 2p6 3h2 3p6 4h2 और 3d5 में देख लो 5 आएंगे यहाँ पर। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 4h2 3d5। अब हम वो वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं यहाँ से मैंगनीज का। अब इस पर चार्ज लग गया Mn2 पॉजिटिव, तो अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल जाएंगे? एक तो इससे निकलेंगे हमारे 4s से, और 2 ही हैं, 4s से केवल इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3d5 में 5 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे। तो ये हो जाएगा 4s0 और 3d में हमारे उतने ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे जितना पहले था, 4s0 3d5। अब यहाँ पर ये पेनल्टीमेट सेल है 3d5, तो इसमें जो डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे d के, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना है, 2 3 4 5, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आपको एंट्री करा देना है। इस तरीके से इस टाइप से 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। और इस फॉर्मूले में हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे n × n+2, n माने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर लिखूंगा 5 × 5+2, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, तो 35 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ये देखिए सॉरी आगे चलते हैं। Fe2 पॉजिटिव का 26 का फिर लिखेंगे यहाँ पर 1h2 2h2 2p6 3h2 3p6 4h2 एंड 3d6 आएंगे। लास्ट में 6 है तो यहाँ पर 6 आएंगे। अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो सीधा का सीधा हम काउंट कर लेते हैं और ये 26 हो जाएंगे। अब 26 होने के बाद देखते हैं हम Fe2 पॉजिटिव का, इसमें से आपको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकाले, तो जो कहाँ से निकलेंगे आपको सर्कल कर रहा हूँ, 4s से निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4s0, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहीं तक रहेगा 3p6 तक। उसके बाद 4s से 0 और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3d6, इसमें कोई कमी नहीं होगी। अब आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे चैलेंजिंग यहाँ पर रहेगा, यहाँ तक निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखिए यहाँ मैं फिर से इसको डीजेनरेट फॉर्म में लिखूंगा 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ से पेयरिंग चालू होगी, यानी पहले वाले यानी dxy में अब 2 इलेक्ट्रॉन है और सब में 1 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। आपको फॉर्मूला फिर से लिखना है और उसके अंदर लिखना है 4 × 4 + 2। आंसर आपका आ जाएगा आगे वाला कितना, ये जो 4 में जितना आंसर आया था यहाँ भी 24 आएंगे। ओके, इस टाइप से आपका देखिए मैग्नेटिक मोमेंट निकलता चला जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख रहे हैं और साथ में ये भी सीख रहे हैं कि अगर जो एटॉमिक नंबर है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद आपको जितना चार्ज दिया होता उतने 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से लिबरेट कर दीजिए। चलिए और भी आगे सीखते हैं, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब कोबाल्ट का लिखना है 27 का, तो देखिए यहाँ पर ये 1h2 2h2 2p6 3h2 3p6 4h2 एंड 3d7। ये देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालूंगा मैं, यहाँ से निकालूंगा 4h2 से।
ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब यहाँ का लिख देते हैं CO2 पॉजिटिव, क्या हो जाएगा 4s 0 और 3d7। अब आपको यहाँ पर डीजेनरेट फॉर्म में इसको लिख लीजिए, ये देखिए 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 एंड 7। देखिए 2 जगह पेयरिंग हो गई। अब हमारे पास केवल 1 2 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, वो हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट निकाल देते हैं बड़े आसानी से। क्या लिखेंगे 3 × 3 + 2। आंसर अगला आ जाएगा कितना, 3 वाले का आंसर कितना आया था 3, अभी तक ए आया था 15 हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ये वाला निकल Ni2 पॉजिटिव 28 का लिखेंगे 1H2 2H2 2p6 3H2 3p6, उसके बाद 4H2 और 3d8 ये आया। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे तो S से होंगे, यानी आउटर मोस्ट से बार बार आपको मैंने सर्कल लगा रखा आउटर मोस्ट यहाँ पर 4S यहाँ से निकलेंगे। अगर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना होते तो हम D से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, यानी पेनल्टीमेट सेल से। तो अब हमारे पास कितना हो रहा है 8 आएगा यहाँ पर। तो अब आपको क्या लिखना है, निकल का यहाँ पर निकालना है। तो Ni2 पॉजिटिव कितना हो जाएगा 4s0 एंड 3d8 ये आएगा। इसका हमने डीजेनरेट फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 एंड 5। अब आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना बता रहा हूँ आपको हुंड रूल के हिसाब से। पेयरिंग पहले से नहीं करते हैं क्योंकि आपको सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन पहले फिल करना है आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं हमारे ये लास्ट में, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। और हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 × 2 + 2 आएगा और आंसर हमारा लिखा जाएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 8 आ जाएगा। 2 दूनी 4 2 × 2 8 आएगा। 4 + 8 यहाँ पर ऊपर मैंने गलती से 4 + 4 को 16 कर दिया है, इसको 8 कर लीजिएगा, सॉरी फॉर दिस। ये देखिए ये वाला है। तो 2 दूनी 4 फिर 2 दूनी 4 8 आ जाएगा, यानी 8। अब आगे आते हैं, समझ में आ रहा होगा अब तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल पाओगे, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल पाओगे। और मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है डीजेनरेट ऑर्बिट में। देखिए कॉपर और जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर में एक ये एक्सेप्शनल केस है, ये आपको पहले सिखा चुका हूँ, 9 नंबर पर ये कर लीजिए। तो ये 4 की तरह ये भी 9 में आपको एक इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड ऑर्बिटल के लिए जाएगा, यानी S से इलेक्ट्रॉन D में चला जाएगा। तो देखिए कैसे जाएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं 1H2 2H2 2p6 3H2 3p6। अब आता है 4s1 और 3d10। यहाँ पर D में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखिए S से एक इलेक्ट्रॉन D में चला गया, तो हमें आउटर मोस्ट में पहले 4s से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन हम 3d से निकालेंगे। तो जो आगे की जो कंडीशन होगी देखिए ये बनेगी Cu2 पॉजिटिव कैसे होगा, 4s क्या हो गया 0 हो गया और 3d में इलेक्ट्रॉन 9 हो गए। ओके, क्लियर हो रहा होगा। अब 3d जब 9 है तो यहाँ पर हम अब डीजेनरेट ऑर्बिट बना लेते हैं। यहाँ 1 2 3 4 एंड 5। ये देखिए तो 9 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 1 1 कर देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पर हुआ 6 7 8 एंड 9। देख लीजिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओनली ये वाला 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर बना दीजिए
1 है, ब्रैकेट में 1 + 2, बताइए आंसर क्या होगा। तो 1 बन जा 1 हो रहा है और 1 2 जा 2 है, तो 2 और 1 3 होगा, तो √ आ जाएगा 3। ये देख लीजिए, समझ में आ गया होगा। √3 आ गया, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अगर इसका आपको एक्सेप्शनल केस पता नहीं होता तो ये आंसर आपका 1 नहीं आता और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। तो यहाँ पर 4 नंबर और 9 नंबर को याद रखिए। कॉपर एंड क्रोमियम में डी में हाफ फिल कर देते हैं, ऐसे यहाँ पर डी में फुल फिल कर देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन एस से जाता है, इसलिए संभावना गलती की इन्हीं में ज़्यादा रहती है। अब जिंक का देखते हैं, जिंक में कैसा होगा, उसके बाद हम बात करेंगे डाईमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक किसे कहा जा रहा है। जिंक में देखिए, इसमें कंप्लीट 30 को कैसे लिखेंगे, 1H2 2H2 2p6 3H2 3p6 4H2 और 3d10। यहाँ पर डी में कंप्लीट 10 इलेक्ट्रॉन है। हमें Zn का लिखना है 2 पॉजिटिव का, तो 4s से इलेक्ट्रॉन जाएगा। डी के कंप्लीट इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसको आगे कैसे लिखना है, तो ये Zn 2 पॉजिटिव और यहाँ पर हो गया 4s 0 और 3d10। आगे अगर हम जाते हैं तो ये हमारा देखिए बनेगा इस टाइप से, डी जनरेट ऑर्डर 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो सारे के सारे 10 इलेक्ट्रॉन आपका पेयरिंग करके यहाँ बना देना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 0। जब 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा होगा, डाईमैग्नेटिक। ये डाईमैग्नेटिक है, ऊपर वाला भी 0 आया था, ये भी डाईमैग्नेटिक था। ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होते हैं और ये सारे के सारे जिसमें कि 0 को छोड़कर जितना भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए हैं वो सब पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो ये 2 मैग्नेटिक मेन प्रॉपर्टी होती है, वरना फेरोमैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, इनकी भी स्टडी आपको सॉलिड स्टेट में कराऊंगा। लेकिन यहाँ पर आपको चूँकि सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही आपको पढ़ना है, इसमें से कोई क्वेश्चन मिस नहीं होता है। तो मेन बात क्या बताना है इसमें, एक तो आप ये फॉर्मूला तैयार कर लीजिए, n × n+2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको डीजेनरेट ऑर्बिटल में आपको हुंड रूल के हिसाब से फिल करना है, ये मैंने आपको सिखा दिया। आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन जब निकालना है तो कहाँ से निकलेंगे, आउटर मोस्ट आपको देख लेना सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर 1 2 2 3 3 4 3, तो 4 नंबर सबसे बड़ा है, तो 4 में से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसके बाद और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 3d से निकलेगा। इस टाइप से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पता लग जाएगा और आप आसानी से मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल पाएंगे या ये बता पाएंगे कि मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है। इसको भी आपको पहचान लेना है। ये ध्यान रखना, इस टाइप की कंडीशन अगर आपको मिलती है, यानी आपके मॉलिक्यूल में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऐसे 1 या मोर देन 1, तो उसे हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर्ड है, इस टाइप से है, तो वो फिर डाईमैग्नेटिक कहलाता है। एक तो ये चीज़ आप इसमें से समझ लेना चाहिए। ये सारे के सारे 3D सीरीज के मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। आप पूरी ट्रांजिशन मेटल्स का या कहीं से भी पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक का पता लगा सकते हैं। लेक्चर देखने के बाद आपको इस पूरे लेक्चर में जो भी कुछ परेशानी आए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और कंप्लीट वीडियो की हर चीज़ को कॉपी में नोट कर लिएगा, क्योंकि मैं पूरी की पूरी चीज़ें आपको कॉम्पिटिटिव अप्रोच ही दे रहा हूँ, जी एडवांस तक। और नीट आपका जो भी पिछले 30 इयर्स में क्वेश्चंस आए हैं वो सब की सब मेरे इन लेक्चर से सॉल्व होंगे। उसके अलावा आपको और भी कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी मैं आपको अपने लेक्चर के माध्यम से पूरी कराऊंगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।